नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में अन्नदाताओं को फसल उगाने में इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीजल के आसमान छूते हुए दामों से परेशान होकर अन्नदाताओं ने विद्युत समरों का यूज करना शुरू कर दिया है, लेकिन परेशानी तो इस बात की है कि बिजली भी बहुत कम आती है। ऐसे में अन्नदाता सोलर प्लांट लगाकर अपने खेतों को सिंचाई करके अच्छी पैदावार कर रहे हैं। नगला के रहने वाले महेंद्र पाल ने बताया कि बिजली की समस्या से खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। लगभग 5-5.5 लाख। एक घंटे में कितना बीघा भर देती है? 1 बीघा सिंचाई कर देती है आराम से। अच्छा, हर मौसम में आपको पानी मिल जाता है? हाँ, हर मौसम में प्रतिदिन मिलता है। और दिन भर कितनी कर लेते हैं सिंचाई आप इससे? 8 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा, 9 बीघा। पूरे दिन में कितना चला लेते हैं? 8 घंटे लगभग। कितना आपकी बोर में है वो समर पड़ गई। 5.5 लाख रुपया पानी बाहर आ गया। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मार अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और 2 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मौके से 6 तमंचा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर और भारी मात्रा में तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। वहीं पुलिस ने बताया कि पटियाली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन में राम किशोर के मकान को छत पर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये जो बरगैन कस्बा है, जो गांव है, वहाँ पे एक अवैध रूप से संचालित एक शस्त्र फैक्ट्री को जो उसका बांडा हमने फोड़ा है और उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। अभियुक्त का नाम है एक राम किशोर उर्फ डब्बू, ये भी बरगैन का रहने वाला है, बरगैन का, और वसीम का। ये 2 पकड़े गए हैं। ये राम किशोर के घर के ऊपर ये अवैध शस्त्र बनाते थे। बरेली के आईएमए हॉल में डॉक्टर्स विमल भारद्वाज और डॉक्टर शीमा महेश्वरी सहित कई डॉक्टरों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की तरफ से डॉक्टर्स डे मनाया, जिसमें बरेली के सभी डॉक्टर्स का सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। बरेली की जो हमारी जितनी दीदियां हैं, मेरे बराबर में पार्वती जी बैठी हुई हैं, पीछे रंजन जी खड़ी हुई हैं, कारोल जी, नीता जी, इतनी सारी दीदियां, इन सबको मेरा आभार व्यक्त पूरे आईएमए की तरफ से। मैं आईएमए अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी मेरे ब्रह्म कुमारी जी, बरेली ब्रह्म कुमारी जी की जान से जितने लोग आए हैं, उन्होंने एक डॉक्टर अतुल जी का फोन आया था मेरे पास 2 दिन पहले कि भाई डॉक्टर्स जो दिवस मनाया जाता है, उस पर हम सभी डॉक्टर्स का ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से सम्मान करना चाहते हैं। अमृत महोत्सव चल रहा है, तो 75 डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहते हैं। उसी के क्रमबद्ध आज जो है तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज हुआ है आईएमए में। यहाँ पर हमें एक संदेश माउंट आबू से डॉक्टर बनारसी भाई जी का मिला। उन्होंने हम सभी को आमंत्रित भी किया है माउंट आबू में। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को सीएम पद संभाला था। इसके बाद वो लगातार एक्शन मोड में है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फ्री राशन स्कीम को बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके बाद योगी सरकार ने विभागों को 100 दिन का टारगेट बनाने को कहा। योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए। यहां तक कि कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अधिकारियों के बल्कि मंत्रियों के भी पसीने छुड़वा दिए हैं। आइए जानते हैं 100 दिन में योगी सरकार के लक्ष्य और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के समर्पित 100 दिन, टारगेट से अचीवमेंट तक, योगी सरकार 2.0 के 100 दिन का पूरा रिपोर्ट कार्ड।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यूपी में बुलडोजर के साथ साथ गांव गरीब पर फोकस होगा। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। अब नमाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। 100 दिन में 525 एनकाउंटर हुए। 62 माफिया की 284 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है। धार्मिक स्थलों से 74,400 लाउड स्पीकर हटवाए गए। और ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनकी वॉल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं योगी सरकार के 100 दिन की कुछ उपलब्धियां। योगी सरकार 2.0 का रिपोर्ट कार्ड। फ्री राशन योजना 2 बार बढ़ाई गई। पहली बार ई पेंशन की योजना लागू हुई। कानून व्यवस्था हुई बेहतर। 17 लाख टैबलेट और मोबाइल युवाओं को दिए गए। युवाओं के लिए 400 रोजगार मेले लगाए गए। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दे रही है सरकार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। 12,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किसानों को किया गया। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया। 9 एयरपोर्ट सक्रिय हैं, 10 पर काम चल रहा है। जलवायु संरक्षण के लिए पॉलिथीन पर रोक लगाई। 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम किया। एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई। वहीं सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सपा और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है और विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। इसके अलावा बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। यूपी में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा किया है और दूसरी बार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ही बताते हैं योगी सरकार के कुछ बड़े कामों के बारे में। डबल स्पीड से चला बुलडोजर। यूपी में 50 बड़े माफिया की पहचान करके एक्शन लिया गया। अब तक 896 माफिया के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 405 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। GBC 3 में 80,000 करोड़ का निवेश। यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि GBC 3 का आयोजन कराया। 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया। 5 नए एयरपोर्ट के लिए हुआ करार। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए AAI और प्रदेश सरकार के बीच MOU साइन हुआ। इनमें अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र शामिल हैं। अब जल्द ही यूपी के 5 और शहरों से उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। योगी सरकार ने 100 दिन के अंदर ही धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटवाए हैं, जिनमें से 17,816 स्कूलों में दिए गए।
गन्ना किसानों का बकाया चुकाया। सरकार ने गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया। पिछले विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों का बकाया बड़ा मुद्दा बना हुआ था। योगी सरकार सीधे जनता के द्वार। सीएम योगी ने सरकार बनते ही टारगेट सेट किया। सीएम ने 18 मंत्रियों के समूह बनाकर उन्हें जनता के बीच जाने के लिए कहा। मंत्री कम से कम 2 जिलों का दौरा करेंगे। मंत्री जनता की समस्याओं को जानेंगे, फिर उन्हें दूर कराने की कोशिश करेंगे। 10 मार्च को रिजल्ट जारी होने के बाद मंत्रिपरिषद को नया रूप देने में लगे समय के कारण सरकार गठन में कुछ देरी हुई, लेकिन दूसरी बार जब योगी मुख्यमंत्री बने तो अब वो ही दिख रहे हैं। यूपी में अपने फैसलों के दम पर योगी ने दिखाया है कि उनका कोई विकल्प अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी क्रम में फैजुल्लागंज 2 के पार्षद जगलाल यादव के पेट्रोल पंप पर राजस्व की टीम पहुंची। आपको बता दें कि नाले की जमीन पर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पेट्रोल पंप पर पीएसी और भारी पुलिस बल के साथ राजस्व की टीम मुस्तैद रही। यूपी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। मामला मथुरा के जमुना पार के एक गांव का है, जहां 3 महीने तक के घर में कैद 15 साल की नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब पीड़िता मामला दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी उसे धमका दिया। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए पुलिस मामले में सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी, और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है, और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने, और उस लड़के की माँ ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। ये बोल रहे थे अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करोगी तो वो तुम्हें मरवा देगा, बहुत पैसे वाला है, रहने दो, कुछ मत करो, तुम आ गई अपने घर पे रहो। तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुमने जेल भी भिजवा दिया तो वो 2-4 दिन में आ जाएगा। कई चीजें कह रहे थे कि ऐसे मत करो, ये मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। वहीं संतों की बैठक में भी शामिल हुए और संतों से चर्चा की। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने कहा कि उदयपुर की घटना बहुत गलत है, लेकिन अब उस पर बात करने की बजाय सोचना चाहिए कि अब आगे क्या रणनीति हो, किस प्रकार सनातन हिंदू की रक्षा हो सके। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि धमकी देना कायरों का काम है। भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से विधर्मियों को दिखा चुकी है कि जिस प्रकार भगवान राम ने लंका में घुसकर रावण को मारा था, उसी प्रकार हम इन विधर्मियों को उनके घर में घुसकर मार सकते हैं। वर्तमान की नीति और भविष्य की एक ऐसी उस प्रयास को समझने के लिए और संतों से मार्गदर्शन देने के लिए विराजमान है। इन्हीं के उपलक्ष्य में आप सभी को आह्वान किया और बड़ी बड़ी कृपा। तो बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है पीएम नरेंद्र मोदी के छोटे भाई ने। इसी के साथ संतों की बैठक में भी वो शामिल हुए। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विराजमान है। इन्हीं के उपलक्ष्य में आप सभी को आह्वान किया और बड़ी बड़ी बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद संतों की बैठक में शामिल हुए प्रहलाद दामोदर।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, आपका रुख करूंगी। प्रहलाद दामोदर दास मोदी बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, इसी के साथ संतों की बैठक में भी वो शामिल हुए, क्या कुछ जानकारी है? का आशीर्वाद दिया और संतों से उन्होंने चर्चा भी करी थी। ये इनके छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। रविवार की देर शाम पहुंचे प्रधानमंत्री के अनुज ने जहां जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। वहीं संतों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, उस बैठक में शामिल हुए और संतों से देश में वर्तमान में विधर्मियों के कारण उत्पन्न हालातों पर उन्होंने चर्चा भी की। पत्रकारों से भी उन्होंने रूबरू हुए और प्रहलाद दामोदर दास मोदी ने उदयपुर की घटना के प्रश्न में कहा कि वह जो हुआ वह गलत है, लेकिन जब उस बात पर करने की बजाय सोचना चाहिए कि अब आगे क्या रणनीति हो, किस प्रकार सनातन हिंदू धर्म की रक्षा हो, इस पर भी उन्होंने विचार करने के लिए कहा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि धमकी देना पामरों का काम है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से विधर्मियों को दिखा चुकी है कि जिस प्रकार भगवान राम ने लंका में घुसकर रावण को मारा था, उसी प्रकार हम इन विधर्मियों को उनके घर में घुसकर मार सकते हैं। ये उनके विचार थे। जी जरा बिल्कुल मोहम्मद फारूक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो संतों की बैठक में शामिल हुए हैं प्रहलाद। आपको बताते चले वृंदावन दौरे पर प्रहलाद दामोदर मोदी, जिन्होंने संतों से भी बातचीत करी और कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बातचीत करते हुए उन्होंने बयान भी दिया है। यूपी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। मामला मथुरा के जमुना पार के एक गांव का है, जहां 3 महीने तक घर में कैद 15 साल की नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। वहीं जब पीड़िता मामला दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने उसे धमका दिया। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में सही ढंग से कार्यवाही नहीं कर रही है। मथुरा में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। किशोरी को 3 महीने तक कैद में रखा गया। मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने, और उस लड़के की माँ ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। ये बोल रहे थे अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करोगी तो वो तुम्हें मरवा देगा, बहुत पैसे वाला है, रहने दो, कुछ मत करो, तुम आ गई अपने घर पे रहो, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने जेल भी भिजवा दिया तो वो 2-4 दिन में आ जाएगा। कई चीजें कह रहे थे कि ऐसे मत करो, ये मत करो। जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, आपका रुख करूंगी। मथुरा में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, इसी के साथ पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। मां और बेटी ने यहां पर आरोप लगाए कि पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 3 महीने तक घर में कैद करने का और शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण करने का सामने आया है। कल हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी ये आरोपी ने पीड़िता पर दबाव बनाया था और आरोपी ने कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस से सांठगांठ करके पीड़िता को 1 महीने के लिए नारी निकेतन भी भिजवाया था। 4 महीने से पीड़िता की मां जब न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खा रही थी, कल वो एसएसपी मथुरा से उन्होंने मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद में 4 माह बाद एसएसपी के आदेश पर उनकी बच्ची की रिपोर्ट दर्ज हुई। ये एक मामला बहुत ही संगीन सामने आया है और इसमें हमने एसपी सिटी एमपी सिंह से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी के जो खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था, उस मुकदमे में 376 की धारा और पॉक्सो एक्ट भी आरोपी के खिलाफ लगाया गया है, जो है उन धाराओं में बढ़ा दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। तो अब देखना ये है कि इसमें जो है एसपी सिटी का कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन का कोई मामला होता है या लव जिहाद का कोई मामला होता है तो उसमें भी जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी एसपी। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, लेकिन हमेशा जब भी कोई घटना होती है तो एक बात सामने आती है कि पुलिस बहुत लापरवाही करती है। इसी की तरीके से इस मामले में भी पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी पहली बार बात नहीं सुनी है, उन्हें धमकाकर भगा दिया गया था। जी, उनकी मां 4 महीने से भटक रही थी। थाना जमुना पार पुलिस ने उनको जो है उनकी FIR उनकी नहीं लिखी गई और उनको जो है उसके आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोप बल्कि जो है जो पीड़िता है उस पीड़िता को कानपुर नारी निकेतन और भेज दिया गया। उनकी मां का कहना है कि कानपुर से हमारे नारी निकेतन से फोन आया हमारे पास कि आपकी लड़की यहाँ पर है, तब हम अपनी लड़की को लेने के लिए पहुंचे हैं। इस तरीके की जो है पुलिस की एक ये मामला जो है सामने आया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। जी सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद फारूक। तो किशोरी को 3 महीने तक कैद करके रखा गया है। मथुरा में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, आरोपी गिरफ्त में है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।